अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, चौथे चरण में आज मतदान संपन्न हो गया। मैंने भी अपना मतदान कर दिया। उत्तर प्रदेश में चौथे चरण में अब 172 के बाद ये 59 सीटों पर जब मतदान हुआ है, 5% मतदान 2017 के मुकाबले इस बार कम हुआ। शहर में वोट कम पड़े हैं, देहात में वोट बराबर है। यानी शहर में मतदान कम, देहात में ज्यादा। कारण क्या है? बीजेपी का चौथा चरण महत्वपूर्ण और सबसे मजबूत किला। क्या हुआ इस किले में? वोट प्रतिशत घटने के तात्पर्य क्या है? फायदा या फिर नुकसान? वैसे है बहुत मजबूत गढ़, नुकसान होगा भी तो कितनी सीटों का। और अपोजिशन को जो बढ़त के दावे हो रहे थे चौथे चरण में, क्या विपक्ष का रथ रुका या फिर आगे बढ़ा? आज इस विषय पर विस्तृत चर्चा होगी। आज की डिबेट बेहद महत्वपूर्ण है। बहनों भाइयों, चौथे चरण का चुनाव उत्तर प्रदेश में संपन्न हो गया। लखनऊ में भी चुनाव हो गया और मैंने बताया कि मैंने भी अपना वोट डाल दिया। क्या हुआ चौथे चरण में? तो चौथे चरण में 59 सीटों पर 5% मतदान 2017 के मुकाबले कम हुआ। शहर में वोट कम पड़े, नगरीय क्षेत्रों में वोट कम पड़े, गांव देहात में वोट ज़्यादा पड़े। वैसे ये उत्तर प्रदेश का ट्रेंड रहा है कि शहरों में वोट कम पड़ते हैं, लेकिन इस बार एक अंतर दिखा। ऐसा नहीं कि पूरे शहर में वोट कम पड़े हों, कुछ सीटों पर मतदान ज़्यादा हुआ 2017 के मुकाबले। तो उसी शहर में 2017 के मुकाबले कुछ ऐसी सीटें हैं जहां 7-7, 8-8% वोट कम पड़े। ये मैं शहरी क्षेत्रों को बता रहा हूं। देहात क्षेत्रों में भी कुछ सीटें ऐसी हैं जो 17 के मुकाबले ज़्यादा वोट पड़े, तो 2017 के मुकाबले कुछ ऐसी सीटें हैं कि जहां कम वोट भी पड़े। लेकिन ये कम वोटों का प्रतिशत 2-3% से अधिक का नहीं है, जो अब तक का डेटा आया है। फाइनल एनालिसिस तो रात 9-10 बजे तक चुनाव आयोग जारी करता है, पर एक मोटे तौर पर जो मीडिया का अनुमान, जो डेटा 5 बजे तक आए होते हैं, उसके आधार पर लगाया जाता है। तो इस 59 सीटों पर जनता ने वोट डालने में दिलचस्पी कम क्यों दिखाई? यह मेरा मूल प्रश्न है। यह किस बात का संकेत है? कारण क्या है? बीजेपी अपने किले को कितना मजबूत सहेज पाई है चौथे चरण में, यह एक बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि एक बार बीजेपी को यहां बढ़त मिली तो आगे 5वां, 6वां और 7वें चरण में उसकी लड़ाई में यहां की बढ़त काम आएगी। पिछली बार 59 में से आपको पता है बीजेपी की सीट कितनी थी? 51, 51। 59 में 51 सीटें थीं भारतीय जनता पार्टी की और 4 सीटें थी समाजवादी पार्टी की। 2 सीट बीएसपी और 2 सीट कांग्रेस, रायबरेली वाली, अदिति सिंह और ब्रजेश सिंह वाली। दोनों बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। यानी 2017 में भी यहां बाइपोलर मुकाबला ही था। थोड़ा बहुत बीएसपी कांग्रेस को एक पॉकेट में मिला था। इस बार क्या होगा? वैसे मैंने कल की डिबेट पे भी कहा था कि बीएसपी और कांग्रेस को अंडर एस्टिमेट ना किया जाए। भले ही इनको पूरे क्षेत्र में स्प्रेड होकर वोट ना मिला हो, पॉकेट्स में वोट मिले हों, लेकिन उन पॉकेट्स में भी कई ऐसी सीटें जहां खेला हो सकता है। तो अगर बीएसपी कांग्रेस को वोट मिलते हैं तो नुकसान किसका होगा? बीजेपी को होगा या समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन को होगा? क्योंकि चौथे चरण का मुकाबला बहुत कुछ उत्तर प्रदेश की राजनीतिक दलों की किस्मत को तय करने वाला है। लेकिन कम मतदान ने चिंता को बढ़ा दिया है। लोग कम वोट डालने क्यों निकल रहे हैं? मैं बहुत लोगों से बात की कि शहरों में क्या समस्या है। दरअसल कोरोना के दौरान बहुत लोगों ने अपने को खोया और कोरोना का एक डर आज भी लोगों के मन में है। वैसे रहना भी चाहिए। जिन्होंने अपनों को खोया है या जो अस्पताल तक गए हैं कोरोना के डर से,
कोरोना लग की वजह से, वो थोड़ा घरों से निकलने में अभी भी परहेज कर रहे हैं। वोट और मतदान के प्रति उनके रुझान में कमी है, ऐसा मोटे तौर पर आकलन है। लेकिन गांव देहात में लाइन लगाकर वोट डाले जा रहे हैं। लाइन है कि टूटती नहीं। तो ये किस बात का संकेत है, किस बात का प्रमाण है? चौथे चरण में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कौन मुद्दे हैं? आधा दर्जन मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, 4-5 बड़े दिग्गज भी, वीआईपी भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो इनका क्या हुआ? कुछ बयान सुनिए। आज की डिबेट है बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि मैंने गेस्ट स्पीकर आज बहुत शानदार बुला रखे हैं। पिछली सरकार में जमीन परिवारवादियों का शासन था तो क्या क्या होता था। कानून व्यवस्था पंगु बना दी गई थी। गुंडे माफिया खुलेआम जमीनों पर कब्जा कर लेते थे। 2 करोड़ नौजवान को टैबलेट और स्मार्टफोन मिलेगा। और भाइयों बहनों, 2 करोड़ नौजवान को ही मिलेगा, लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन प्रिपरेशन या ऑनलाइन एग्जामिनेशन में जो खर्चा आएगा, उसके लिए मां बाप पर कोई भार नहीं पड़ेगा। उसका खर्चा भी सरकार स्वयं उठाएगी। यही तो है सबका साथ सबका विकास का। जहां जहां होके आया हूं, बहराइच और सराबस्ती, और जहां पर आज वोट पड़ रहे हैं चौथे चरण में, हवा समाजवादी पार्टी की चल रही है। के प्रदेश में कितनी ज्यादती हो रही है आपके साथ, कितना अन्याय हो रहा है, और इस समझ के साथ, इस विवेक के साथ आप जाकर अपना वोट डालिए। कांग्रेस पार्टी को जिताने से आप अपनी ही भविष्य को मजबूत करेंगे। तो आज की डिबेट में मेरे साथ अमित पुरी हैं, बीजेपी से बहुत दिन के बाद पकड़ में आए हैं, डॉक्टर एमएच खान, हेमंत तिवारी और हिलाल नकवी, वीरेंद्र सिंह जी। लेकिन 2 बहुत ही विशेष मेहमानों को मैंने आमंत्रित किया है, जिनकी राय और जिनकी बात बहुत महत्वपूर्ण है, और जो उत्तर प्रदेश में अब चौथे चरण के चुनाव के बाद 5वें, 6वें और 7वें में जिनकी पॉलिटिकल स्टेक छोटी मोटी नहीं बहुत बड़ी, ये 2 दिग्गज नेता हैं, संजय निषाद और केशव देव मौर्य, महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद। बहुत शुक्रिया आपका केशव देव मौर्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं जानना चाहता हूं कि चौथे चरण में भी आपका काफ़ी कुछ स्टेक में रहा है, क्या फीडबैक आपके पास मौजूद है? आपकी पार्टी यानी गठबंधन क्या दावे चौथे चरण के लिए कर रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिजेश जी, भारत समाचार को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि चौथा चरण तक भारतीय जनता पार्टी रेस से बाहर हो गई है। कहीं भी भारतीय जनता पार्टी को कोई भी पसंद नहीं कर रहा है। जनता तमाम मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी से नाराज है और समाजवादी पार्टी के पक्ष में खुलकर मतदान हो रहा है। अभी जो आपने रिपोर्ट बताई कि 6-7% वोट शहरी क्षेत्रों में कम पड़े हैं, वो शहरी क्षेत्रों में जो वोट हैं वो ऐसे लोगों के हैं जो समाजवादी पार्टी को वोट बैंक नहीं था। वो समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देना चाहते, ये सच है, आज भी नहीं देना चाहते, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी को भी वोट नहीं देना चाहते। वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं, खुश नहीं हैं, इसलिए वो वोट देने ही नहीं निकले। और भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी जो परेशानी है वो इसी बात की है, ये पहले चरण से ही देखने को मिला। और दूसरे चरण में, तीसरे चरण में, दूसरे और तीसरे चरण में मेरे परिवार के लोग भी चुनाव लड़ रहे थे, वहां भी यही ट्रेंड देखने को मिला। शहर में जो मुस्लिम कम्युनिटी का वोट था वो 90% तक पड़ा, यादव कम्युनिटी का 90% वोट मिला। दलित पिछड़े समाज के जो लोग समाजवादी पार्टी को वोट देना चाहते थे वो 80%, 90% पोलिंग। पर केशव देव मौर्य जी, बीजेपी का दावा है कि आज भी नान यादव ओबीसी का बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ है। कोई नान यादव के पिछड़े समाज और दलित समाज में किसी वर्ग का वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। उनके साथ जो गठबंधन के लोग हैं वो हवा में है, मुगालते में है,
कि उन्हें कोई वोट दे रहा है। आपके भारतीय इस जनता दावे पार्टी के के पीछे साथ इनका तर्क भी और सूपड़ा आधार साफ हो क्या है? जाएगा। कोई करुणा- एविडेंस बेस्ड बात करिए कि आप अगर ये कह रहे हैं कि बीजेपी को नान यादव ओबीसी वोट नहीं दे रहा है, तो आपके पास इस दावे का आधार क्या है? आधार मुख्य रूप से ग्रामीण इलाकों में ये है कि कोरोना काल में जिस तरह जाती हुई, वो गांव के लोग आज भी कोरोना को नहीं मानते। मैं तमाम गांवों में गया, तमाम मैंने रैलियां की, मैंने गांव-गांव में अपने परिवार के लोग चुनाव लड़ रहे थे, मैं गया गांव के लोगों के बीच में, आप अपने सर्वे करा लीजिए, गांव के लोग कोरोना को नहीं मानते। वो मानते हैं कोरोना भारतीय जनता पार्टी बनाई हुई एक नौटंकी है। क्यों नौटंकी मानते हैं? क्योंकि कोरोना काल में शराब की दुकान खुली रहे, कोरोना नहीं फैलता। पाबंदियों के साथ मेला चलता रहता है, पाबंदियों के साथ कुंभ मेला चला, लेकिन स्कूल नहीं खुल रहा है, बच्चे बहुत दुखी हैं, बच्चों को नौकरी नहीं मिली। इसलिए कोई वर्ग, केवल हम दलित पिछड़े और यादव समाज की बात नहीं कर रहे हैं, मुस्लिम समाज की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी वर्ग जो कट्टर भाजपाई हैं, उनको छोड़कर कोई भी वर्ग इन भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दे रहा है, कहीं भी वोट नहीं तो मिला है आपको ऐसा भारतीय क्यों जनता लगता है पार्टी कि को। समाजवादी और पार्टी मैं के लिए आपको एक कोई बात लहर, बताऊं, कारण क्या है, इशूज क्या है जिससे आपको लगता है कि कोई बहुत हवा चल रही है? मैं एक बात आपको ब्रिजेश जी बहुत साफ सुथरी बता दूं कि इस समय अखिलेश यादव जी को जितना पसंद लोग करके वोट दे रहे हैं, उससे ज्यादा योगी जी को नापसंद करके लोग वोट दे रहे हैं। दलित पिछड़ों के साथ जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के समय में अन्याय हुआ, जिस तरह से बुलडोजर चलाए गए पहचान कर, जब पाल समाज के बेटे की बलिया में हत्या हुई तब बुलडोजर नहीं चला, क्योंकि वो योगी जी का रिश्तेदार था। धीरेंद्र सिंह रिश्तेदार था योगी जी का। जब हमारे जौनपुर में धनंजय सिंह क्रिकेट खेल रहे हैं तो बुलडोजर नहीं चला, टेनी महाराज ने गाड़ी चढ़ा दी उनके बेटे ने, उसकी जमानत भी हो गई, तब उसके घर पे भी गाड़ी नहीं चढ़ा। तो ये लोगों को बहुत दुखी करता है कि एक मुख्यमंत्री खुलेआम बेईमानी कर सकता है, खुलेआम जाति कर सकता है। मनमाना काम जो हुआ है, उस मनमाने काम से आज अभी एक वीडियो मैंने देखा, चंदौली के रॉबर्ट्सगंज के किसी विधायक के, भाजपा विधायक के कुर्सी पे खड़े हो कान पकड़ के उठक पटक कर रहे थे, अपनी गलती मान रहे थे। मैं कह रहा हूं एक चरण और हो जाने दीजिए, योगी जी भी कान पकड़ के उठक बैठक करेंगे। भारतीय जनता केशव पार्टी जी, के नेता आपके बहुत मित्र परेशान हैं, संजय वोट निषाद नहीं जी मिल रहा मेरे है, साथ रो इस रहे वक्त हैं। मौजूद हैं और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मैंने बेचारे उनको आज संजय निषाद, बेचारे संजय निषाद परेशान आप होंगे उनको बेचारा क्यों कि कह रहे हैं? इनके भी आपकी घर बात की उन्होंने सीट नहीं तसल्ली से जीत रही है सुनी। मैं चाहता हूं कि आप संजय जी की बात भी उतने ही प्रेम और तसल्ली के साथ सुने। आप दोनों अपनी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और मुझे इस बात का गौरव है कि आप दोनों मेरे साथ इस वक्त लाइव टेलीविजन पे मौजूद हैं बहस में। संजय निषाद जी, बहुत शुक्रिया आपका। और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि चौथे चरण की पोलिंग का क्या फीडबैक आपके पास आया? उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना रखा है, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास सबका विकास। और जो 70 सालों में सताए गए लोग थे और सबके हाथों में सत्ता थी, यही अनाज गोदामों में सड़ जाता था, सपा बसपा कांग्रेस की मिलीजुली सरकार थी, लेकिन जनता के पेट में भोजन भी नहीं मर जाते थे। लेकिन आज अगर भारतीय जनता पार्टी सबको बिना भेदभाव के अनाज पहुंचा रही गरीबों को, और उसमें सभी लोग, तो दूसरे के लोगों को पेट में क्यों दर्द हो रहा है? बाकी आज के दिन में बिना भेदभाव के मकान बना रही है, बिना भेदभाव के अगर सभी लोगों के, किसानों को सम्मान दे रही है, महिलाओं को सम्मान दे रही है, तो निश्चित रूप से जिसे सम्मान मिला वो जनता मोदी जी योगी के साथ है। मैं तो 2019 में उनके साथ आया हूँ। देखिए, सपा बसपा का बहुत बड़ा गठबंधन हुआ था, लेकिन बछुआ समुदाय भारतीय जनता पार्टी के साथ आया। और आप देखो, एक ऐतिहासिक दिन 2019 में हुआ, उसी तरीके से 2022 अच्छा, एक हम लोग अभी फैक्टर चेक कर रहे थे और आप चूंकि आप भी पॉलिटिशियन हैं और जनता के बीच रहते हैं, तो थोड़ा इस रहस्य को आप भी सुलझाएं कि चौथे चरण में हम लोग अभी एनालिसिस कर रहे थे, करीब 5% वोट कम पड़े हैं। आप इसको क्या वजह मानते हो, क्यों? कहीं कहीं की होता है वोट कम पड़ना, अधिक पड़ना। और वोट अधिक पड़ना चाहे कम पड़ना, जितना भी वोट पड़ेगा
उसमें हर जाति धर्म के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं। मुसलमान भी वोट दे रहा है, क्योंकि वो भी कहता है कि भाई हमारे मकान, हमारी सुरक्षा, आज के बिना दंगा नहीं हो रहा है, आज के दिन में हम लोगों के लिए सुरक्षा है। वो सारे लोग, मुसलमान भी वोट दे रहा है, तो उसमें कम पढ़ना चाहे अधिक पढ़ने से कोई देखिए, अब हम लोग 5वें, 6वें और 7वें चरण के लिए आगे बढ़ रहे हैं संजय निषाद जी, और यहाँ आप दोनों लोगों का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। केशव देव मौर्य का, संजय निषाद का, ओम प्रकाश राजभर का, अनुप्रिया पटेल का, इन सब इलाकों की तरफ चुनाव बढ़ रहा है। ऐसे में आप लोग की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो बीजेपी के अलाई हों या फिर समाजवादी पार्टी के अलाई हों। क्या आप उन चुनौतियों का सामना करने की स्थिति में इस वक्त हैं? निश्चित रूप से आपने देखा होगा 2019 में ओम प्रकाश भाई अलग से चुनाव लड़ गए थे, और क्या सिनेरियो था, 18 वर्ष से थे, लेकिन वो आए थे सत्ता में तभी पहुंचे जब भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। 2019 में अलग लड़ गए, जब अलग लड़ गए, उस वोट का सिनेरियो है, मैं मोदी जी के साथ खड़ा हुआ और मछुआ समुदाय ने कितना ऐतिहासिक वोट दिया और कैसे है, चूँकि नदियों के किनारे सभी लोगों ने, सभी ये सताए गए लोग हैं, सब याद रखते हैं कि जो भी मुद्दे हैं उसको किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर केंद्र राज्य में सरकार है हम हल कर सकते हैं। तो ढेर सारी नदियां हैं, ढेर सारे झील हैं, तालाब हैं, संख्या हमारी अधिक है, और सभी लोगों को आज इस बार भारतीय जनता पार्टी ने कम से कम 1.5 दर्जन हम और उनको मिला के आज के दिन मछुआ समुदाय को टिकट भी दिया है, और भी जातियों का समावेश किया है, हर जाति के लोगों को देने का काम किया है। आप जो बोल रहे हैं ये हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ ढेर अधिक, ये आप जो बोल रहे हैं ये सब लाइव जा रहा है। और फेसबुक पर एक सवाल लीजिए, फेसबुक पर आपके ही समाज के निषाद बिरादरी के तमाम लोग मुझे सवाल भेज रहे हैं, लाइव चल रहा है इस वक्त, फेसबुक पर भी लाइव है। उसमें लोग पूछ रहे हैं कि संजय निषाद से पूछिए, आपकी ही बिरादरी के लोग, कि हमारा आरक्षण कहाँ है। उनसे पूछा, वो लोग कुछ लोग सपा बसपा में पहले से हैं। जब हम आरक्षण के नाम पर गोरखपुर में रेल ट्रैक आंदोलन कर रहे थे, उस समय गुर्जर आंदोलन चल रहा राजस्थान में, 1 महीने से चल रहा था, रेल पटरी उखाड़ी गई थी, एक डंडे भी नहीं बजे थे, लेकिन हम रेल पर खड़े थे तो यही समाजवादी पार्टी ने गोली चलवाया, भाई मरवाया, हमें 302 मुलजिम बनवाया, 37 लोगों को जेल भेजवाया, उसके शरीर पर 1 इंच जगह नहीं था जहां इतनी पिटाई न हो, इतना तांडव मचा था। वो मछुआ समुदाय सब जान रहा, आरक्षण मिलेगा, 70 साल से हमें रुकने वाला नहीं। हमने जो अगर प्रमाणिक दस्तावेज इकट्ठा किया है तो आरक्षण हमें, पिछली सरकारों ने क्या किया है, हमारे दस्तावेज को गायब करा दिया। रामकरण निषाद जी हैं, सुनिए, हमारे लिए समाजवादी पार्टी, 1 सेकंड रुकिएगा, रामकरण निषाद जी हैं, ये एक सामान्य निषाद है। बात सुन लीजिए, मेरी सवाल ले लीजिए, फिर आप पूरा उत्तर दीजिएगा, मैं पूरा बात सुन लें। रामकरण निषाद पूछ रहे हैं कि आपने वायदा किया था कि आप निषादों के लिए आरक्षण लाएंगे, आप उनको जवाब दीजिए कि वो आरक्षण आज की डेट में कहां है, और क्या बीजेपी की सरकार बनी तो आप वो आरक्षण दिलाएंगे। अभी हम आप सवाल पूरा क्यों नहीं होने दे रहे हैं? निश्चित वो पूछ रहे हैं कि बीजेपी, आप सवाल पूरा होने दीजिए, सवाल पूरा होने दीजिए। वो पूछ रहे हैं कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो आप आरक्षण दिलाएंगे। निश्चित रूप से दिलाएंगे। आज के दिन में वो उनको मालूम होना चाहिए, वो हमारे नजदीक आम है। उन्होंने आज के दिन में 70 साल में पहली बार आरजीआई ने माना कि केवट मल्लाह मझवार है। उसने सामाजिक न्याय मंत्रालय को लेटर लिख दिया कि भाई ये इनका आरक्षण मिलना चाहिए। इनकी गिनती 1961 में 70 लाख थी, पिछली सरकारों ने घटा के 3000 कर दी। ये राष्ट्रपति के नोटिफिकेशन के द्वारा है और निश्चित होना, चूंकि ये देर में भले हुआ 2 साल से मैं हूँ, 70 साल में लागू करवाएंगे अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो में काम, लेकिन निश्चित रूप से लागू करवाएंगे। जिस तरीके से सत्ता में गई, जब सत्ता में ब्राह्मण सत्ता में 70 साल से था, अब जाके उसका आरक्षण लागू हुआ। आज के दिन में दलित जो था, जब उनको नीला झंडा गया तब उन्हें आरक्षण लागू हुआ। हमारा जय निषाद राज का झंडा इस बार जा रहा, 16 सीटें लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से आरक्षण तो उनको कितनी सीटें जीतोगे? 16 में कितनी? प्रमाण पत्र, प्रमाणिक दस्तावेज मैंने इकट्ठा किया है। ओके, मैं उनको जवाब दे दूं। प्रमाणिक दस्तावेज अगर डॉक्टर संजय कोर्ट के इकट्ठा किया है तो उनको पहुंचाने का काम भी मैं करवाऊंगा। समय आने दीजिए, इंतजार करें। और वो उनके दूर रहें जो गोली मरवाते हैं आरक्षण के नाम पर, जो फाइल गायब करवाते हैं, उलझाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में जाकर कह देते हैं कि निषादों को आरक्षण थैंक यू, शुक्रिया संजय जी। सदन में जब आप मेरे साथ डिबेट में रहिएगा तो समाजवादी पार्टी के सारे सांसद आप बने रहिएगा। केशव देव मौर्य जी आपको कुछ जवाब देना चाहते हैं
और आपकी पूरी स्पीच के दौरान वो शांत रहे। आपके मित्र हैं, आपको वो जवाब देंगे। केशव जी, गो अहेड, आप कुछ कहना चाह रहे थे। संजय निषाद जी ने नारा दिया था कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। 2 साल हो गया, 2 साल से सरकार में है, एमएलसी बन गए, इनके बेटे 5 साल सांसद रहे। अब कौन चीज का इंतजार कर रहे हैं? क्यों नहीं आरक्षण इन्होंने दिलाया? जब पाल समाज के बेटे की बलिया में हत्या हुई, और ये बलिया के आसपास के नेता हैं, उधर भी इनका प्रभाव है, क्यों नहीं एक शब्द बोले? सरकार में थे, इनके बेटे सांसद हैं, क्यों एक शब्द नहीं बोले? क्या पाल पिछड़े समाज में नहीं आते? क्या वो उनका भाई नहीं? केवल निषाद इनके भाई हैं? भाई, हम सभी लोग दलित पिछड़े समाज का नेतृत्व करते हैं। तो धीरेंद्र सिंह ने गोली मारा तो उसे सजा मिलनी चाहिए। हम नहीं कह रहे हैं कि उसे सजा, आप उसे फांसी लटका दो, लेकिन उसे न्यायपालिका से सजा मिलनी चाहिए। लेकिन उसे बचाने का जो योगी सरकार ने काम किया है, क्यों किया? आपने कहा था, आपने लखनऊ में एक रैली बुलाई जिसमें बड़े नेता आए, अमित शाह जी, और कहा कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। आपके लोग खुद विरोध करके चले गए, और आज किस मुंह से आप दावा कर रहे हैं कि निषाद समाज के बेटे जो है आपको वोट देंगे? आप नारे के आधार पर काम नहीं कर सकते। जैसे बीजेपी के लोग नारा लगाते हैं, आप भी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं कागज पे मत बात करिए, जमीनी हकीकत देखिए। मैं तो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घूमता रहा, रैली करता रहा, एक भी निषाद का बेटा भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए राजी नहीं था। इलाहाबाद में निषाद समाज के साथ अन्याय हुआ। अरे, निषाद समाज के इतने बड़े नेता हैं संजय निषाद, एमएलसी हैं, इनका बेटा एमपी है, और ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और आप कह रहे हैं कि इनके कहने पे वोट नहीं देगा निषाद। निषाद जाएगा कहां संजय निषाद को छोड़ के? नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संजय निषाद जी, और संजय निषाद की निषाद समाज में एक पकड़ है। लेकिन ये गलत जगह पहुंच गए हैं जहां इनका समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट देने को तैयार नहीं। अगर ये समाजवादी पार्टी या बसपा के साथ होते तो निश्चित रूप से इनके कहने पर इनका समाज जाता, लेकिन इनका समाज बहुत शुक्रिया। मैं चाहता हूं कि इस डिबेट को मैं नेक्स्ट लेवल पे ले जाऊं, और आप दोनों से निवेदन करूंगा कि आप दोनों बने रहिए जनता पार्टी ने डिबेट में। बाकी महत्वपूर्ण कुछ एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ हैं, तो ले लीजिए सर जी। बिल्कुल देंगे आपको जवाब तो दे लीजिए। ओके संजय भाई, गो अहेड, आप बोलें प्लीज। मैं कह रहा जवाब तो ले लीजिए। यस प्लीज गो अहेड, प्लीज बोलिए। मैं कह रहा था कि यही केशव भाई मौर्य हैं, ये कहते थे, ये पन्ना छपवाए थे कि सपा बसपा सबसे बड़ी दुश्मन है पिछड़ों की और दलितों की। आज उनके साथ हैं। हम कहते, मैंने नहीं नारा दिया कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। ये कुछ लोग, हमारे लोग गुस्से में आएंगे। आज 70 साल से है, लेकिन गुस्सा किसके ऊपर है? जिसने आरक्षण रोक रखा था। बसपा ने स्टे लिया था, सपा ने हमें उलझा रखा 30 साल से। आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी ने, अमित शाह जी ने कहा कि मछुआरों की सभी समस्याओं का समाधान हम करेंगे। रात में अधिकारी ने उस लेटर को जो उलझा रखा था उसे हटाया भी, और लेटर लिखवा के भिजवाया भी। इस डिबेट को मैं नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहता हूं। आप दोनों से अनुरोध है, निश्चित रूप से मिलेगा। मछुआ समुदाय पूरा हमारे साथ है, इनके बाकाये में आने वाला नहीं है। थैंक यू। आप दोनों कृपया बने रहिए, एक्सपर्ट्स की ओपिनियन भी हम लेंगे और फिर आपके पास आएंगे। मेरे साथ बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर एमएच खान साहब मौजूद हैं। खान साहब, शुक्रिया आपका। मैं जानना चाहता हूं, चौथा चरण कैसा गया? क्या फीडबैक है आप लोग के पास? वोट कम क्यों पड़े? बहुत अच्छा गया है। और शहरी इलाका में तो देखिए वोटिंग हमेशा कम परसेंटेज पड़ती है। देहाती इलाके में हमारे वोटर्स ने, जो बहुजन समाज पार्टी को पसंद करते हैं, जिन्होंने महंगाई से जिनकी कमर टूट गई, कोरोना काल में जिनके लोगों ने अपने घर को खोया है, और जो पेट्रोल डीजल के दाम से त्रस्त हैं, गुंडागर्दी से त्रस्त हैं, उन सब लोगों ने बहुजन समाज पार्टी को वोट दिया। देखिए, प्रमोशन में SC ST के तहत रिजर्वेशन एक्ट को समाजवादी पार्टी ने निरस्त कर दिया था, रोक दिया था। डॉक्टर संजय निषाद बता रहे हैं, जब तक इनको MLC नहीं बनाया गया, 70 साल बोल रहे हैं। 70 साल में क्या कल्याण सिंह मुख्यमंत्री नहीं थे? क्या राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री नहीं थे? क्या गुप्ता जी मुख्यमंत्री नहीं थे? कौन नहीं था? 70 साल सबको आप लपेटे में ले रहे हो। कांग्रेस, आप अपने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लपेटे में ले रहे हो, और जब तक आपको MLC का पद नहीं मिला था तब तक आप छटपटा रहे थे, और उसके बाद जैसे ही MLC का पद मिल गया आप चुपचाप हो गए। आरक्षण में आपके ही जात बिरादरी को लोगों ने आपका साथ छोड़ के चले गए थे, आपके साथ नहीं खड़े थे।
और आपको एमएलसी पद मिल गया, आप चुपचाप बैठ गए। और 16 टिकट आपको मिला है, किनके बिरादरी को आपने टिकट दिया बताइए? आप बेटे को एमपी बना लिए, अपने एमएलसी बन गए, लोगों को कितने मछुआरों को टिकट दिया आपने? ये आप अपने जब जात बिरादरी को इस 2022 में छल नहीं पाएंगे। बहुजन समाज पार्टी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के दायरे के साथ मैदान में है और बहुजन समाज पार्टी सरकार बनने जा रही है और सर्वजन हिताय के साथ हम सारे लोगों को आरक्षण देंगे और नौकरी देंगे। किसी को हम ऐसा नहीं रखेंगे कि हम प्रमोशन में सबको हम एक बराबर से इंसाफ करिए। कम से कम ये देखिए ना टिकट है, बोलिए खान साहब दिया है। ओके, संजय निषाद जी आप देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, थोड़ा सा संयम रखें सर, थोड़ा ये खान साहब अपनी बात तो रख लें। बोलिए खान साहब। अध्यक्ष हुआ वो विश्व अध्यक्ष हो जाए, हम क्या ठीक है विश्व अध्यक्ष हो जाए, लड़ जाए 403 पर सीट पर लड़ जाए। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो 403 पर लड़ने की हिम्मत दिखा दें। ये छोटी छोटी पार्टियां जो हैं ये तालाब की तरह से घुस घुस कर लोगों को बार्गेनिंग करती हैं। ये अपने जात की बार्गेनिंग करते हैं। तो आप क्यों तिल मिलाए हुए हैं? अगर ये बार्गेनिंग कर रहे हैं तो आपसे बार्गेनिंग नहीं की तो आप तो ऐसे गुस्सा हो रहे हैं। ये क्या बात हुई? ऐसे क्यों लड़ रहे हो आप? इससे लड़ इसलिए रहे कि जाति को इससे पहले भाजपा से मिलकर सरकार बना चुके हैं। अपने बन गए याद रहना चाहिए, बेटा को बना दिया एमपी। और कौन मछुआरा बना? 36 का आंकड़ा था भाजपा से। एक नाम बताइए किस मछुआरों को बनाया आपने? आपने प्रेशर बना के किस मछुआरे को बनाया? एक नाम बताइए। समय आने दीजिए, समय आने दीजिए। खान साहब संयम रखिए। क्या हो गया आज आप अभी तो आप बन गए खान साहब, आज आप बन गए, आज आपका बेटा बन गया मछुआरा समाज। अरे हो गया खान साहब, मछुआरा समाज क्यों तो इतना हाइपर हो रहे हैं? हो गया। और बहुजन समाज पार्टी में आने के बाद उनको पूरा हक दिलाया जाएगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। भागीदारी दी जाए। हिलाल नकवी मेरे साथ मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता। हिलाल जी शुक्रिया आपका। रायबरेली के अलावा कांग्रेस और कहीं मजबूती से लड़ती हुई कहीं दिखाई नहीं दी चौथे चरण में। और दूसरा क्या फीडबैक है, वोट कम क्यों पड़े? ब्रजेश भाई, जहां तक कांग्रेस की मजबूती से लड़ने का सवाल उठता है तो नहीं, रायबरेली नहीं, हम लखनऊ में भी कुछ सीटों पर बहुत मजबूती से लड़े और वहां से हम जीत के निकालेंगे और निश्चित रूप से अब की लखनऊ से हम 1 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। रही बात और जगहों की तो पीलीभीत में जो है वो हमारा बहुत अच्छा वर्चस्व है, वहां पर हम ही सबसे लड़ रहे हैं और वहां से भी हम सीट निकाल रहे हैं। ऐसा नहीं कि वहां से नहीं निकाल रहे हैं सीट। रायबरेली आपने खुद ने कहा कि वहां से हमारा बहुत अच्छा इलेक्शन है। उन्नाव से भी हम 2 सीटें जो है वो निकालने की स्थिति में मौजूद है इसमें। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप भी इतना जीते ले रहे हो तो फिर ये बीजेपी सपा वाले कहां जाएंगे भाई? नहीं, 59 सीटें हैं, थोड़ी बहुत ये भी जीतेंगे। हेमंत तिवारी ये मैसेज भेज रहे हैं कि आपसे पूछ लिया जाए। जी हमने बता दिया कि अगर 59 सीटें हैं, कुछ सीटें ये लोग भी जीतेंगे। एक बात। दूसरा ये कि वोट कम पड़ने की वजह जो है निश्चित रूप से बहुत आश्चर्यचकित कर देने वाली है, जबकि कहीं पर भी कोई भीड़ देखने को नहीं मिली। इसके मुख्य रूप से एक बड़ा कारण ये रहा कि इलेक्शन कमीशन अब की उतनी अच्छी तरह से वोट का और जो बंदोबस्त है वो नहीं कर पाए। बहुत बड़े बड़े इस बात से मैं सहमत हूं कि इस बार शहरी बूथों पर कुव्यवस्था रही, कुप्रबंधन रहा, लंबी लाइनों की वजह से शहर के लोग नहीं गए और बहुत ही खराब व्यवस्था लखनऊ में जिला प्रशासन ने कराई थी चुनाव की। बहुत ही खराब घटिया व्यवस्था, उसने मतदाताओं को डिस्करेज किया। कोरोना की वजह से भी बहुत से लोग कम निकल करके आए हैं। साथ ही साथ जो भारतीय जनता पार्टी का फ्लोटिंग वोटर था, जो भारतीय जनता पार्टी को वोट करने के लिए तैयार था और नहीं तो वो कहीं भी वोट नहीं कर रहा था, वो भी कम निकल करके आए हैं। तो कुल मिलाकर के जो अगर देखा जाए तो इसकी वजह से 4-5% का अंतर जो है वो हम। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। मैं डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। मेरे साथ अमित पुरी जी मौजूद हैं, बहुत दिनों के बाद पकड़ में आए। कैसे हैं भाई पुरी जी? आजकल अमित भाई कहीं नहीं पकड़ में आ रहे हैं। नहीं, मेरे पकड़ में तो आ गए, देखिए बैठे हैं ना पुरी जी। लाल भाई, पुरी जी कैसे हैं आप? पहले तो दिल में रहता हूं, पकड़ की तो बात छोड़ दीजिए। अच्छा पहले उंगली दिखाओ, वोट डाले हो कि नहीं डाले हो? डाला वोट? अब बताओ कि ये सब क्या बता रहे हैं कि वोट कम पड़ा है और आप परेशानी में गिर गए हो। ये हेमंत तिवारी क्यों ऐसे सवाल करवा रहे हैं? ठीक, मैं सारी चीजें एक एक करके बता दूंगा और 5 ही पंक्ति में कंक्लूड कर दूंगा जी। आप किसी भी हलवाई की दुकान पे जाएं या किसी भी स्टूडेंट से एग्जामिनेशन की तैयारी के बारे में पूछे पेपर देते समय, भले ही साल भर वो ना पढ़ा हो, वो यही कहेगा मैं मेरिटोरियस हूँ, डिस्टिंक्शन आ रही है, जैसा हिलाल भाई बता रहे थे, और हम ही हैं, बाकी कोई नहीं है।
मैं ये मानता हूं कि लोकतंत्र के अंदर मुद्दों पर मतदान के बाद जो मादा होता है वो ईवीएम में कैद हो जाता है। और आज जितने लोग यहां पॉलिटिकल पार्टी के बैठे हैं, जिनमें मैं भी शामिल हूं, अगर वो यह वादा करे कि ईवीएम बदनाम नहीं होगी 10 मार्च की शाम को, तो हम स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। और मेरी बाइट को आप और मेरे टेक को आप रिकॉर्ड करके ले ले। ये सब कुछ जितनी बात हो रही सब रिकॉर्डिंग में जा रही है। बिल्कुल। और मैं मानता हूं कि प्रो इनकम्बेंसी वोट पड़ा है, लोग सबका समर्थन और सबका विश्वास हमको प्राप्त हुआ है। अब बाकी तो जब रिजल्ट आएगा, आप किसी से पूछो, कोई नहीं कहेगा हम 403 में एक भी सीट। वोट कम क्यों पड़ा? आप तो काफी बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं। क्या आ रहा सामान्य तौर पे देखा जाए तो 3 से 3.5-4% का वेरिएशन है। मैं उसके उस एनालिसिस पे सेकंड पार्ट पे जाऊंगा कि यह किस पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में है या अगेंस्ट में, अगर आप पूछेंगे तो जी। लेकिन हाँ, एक बात मैं कह सकता हूं कि लखनऊ के जो भी रिटर्निंग अफसर यानी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, और मुझे कहने में इसमें कोई शर्म नहीं है, जो मैनेजमेंट था वो बहुत खराब था। मेरे जैसे व्यक्ति को, और हम ही नहीं, तमाम तर वो पॉलिटिकल नोन फेसेस के घर पे बीएलओ की पर्ची नहीं पहुंची। और मैं सुबह 6:30 बजे मतदान बूथ पे पहुंचा था। 81 नंबर बूथ था, 171 लखनऊ पूर्व विधानसभा का। हम अपनी पर्ची से, चूंकि हमें मालूम था लोग जागरूक थे, पर्ची अपना वोट तो डाला। सामान्य विषय है। आप जब आप बूथों पर लखनऊ में पहुंचे हैं, सैकड़ों लोगों ने शिकायत की, या तो कुव्यवस्था है जी, या अगर 3 बूथ हैं तो एक ही बूथ पर सारे वोट हैं, बाकी 2 बूथ खाली पड़े हैं, लंबी लंबी लाइनें हैं और कोई व्यवस्था नहीं है। मैं एक पंक्ति में कह देता हूं, बड़े शौक से जमाना हमारी दास्ता सुन रहा था, हम ही सो गए कहते कहते। लखनऊ के डीएम साहब बड़ा वीडियो में वृक्षारोपण और दुनिया जहां पिंक बूथ और गुब्बारी बता रहे थे, लेकिन खुद ही सो गए व्यवस्था करते करते। पर आप बताओ, ये तो सब आप ही के लोग से, ये खेला आपके साथ तो नहीं कर दिए? नहीं, कोई खेला नहीं हुआ। देखिए, हेमंत जी कह रहे हैं कि ये पूछा जाए। देखिए, अगर मुझे उस पार्टीजन एंड पे बात करनी होती, चुनाव के समय डीएम रिटर्निंग अफसर होता है, चुनाव आयोग के तो है, तो सब आप ही के पोस्ट किए। नहीं, वो ठीक है, वो ठीक है। पाला पोसा आपने। नहीं, वो ठीक है। चुनाव आयोग के ऊपर क्यों मर रहे हो? वो ठीक है, 1 मिनट कह लेने दीजिए। मैं कह रहा हूं, मैं भी ऐसे लिपाई करके जा सकता था, लेकिन आप मुझे जानते हो, मैं लीपने पोतने वाला आदमी नहीं हूं। मैं साफ आंख में आंख डालकर 2 और 2 4 कहता हूं। इतनी इज्जत भी तो आपको डिबेट में मिलती है, इसी कारण तो मिलती है। स्वागत। इसलिए मैंने कहा परेशान है काफी देर, सारी चीजें ऐसी जी। हेमंत तिवारी जी, चौथे चरण के मतदान के बारे में आपका एनालिसिस, और ये वोट 5% के आसपास कम क्यों पड़े, शहरी क्षेत्रों में ये कुप्रबंधन जिलाधिकारियों का, चुनाव आयोग की चुप्पी, इन सबका एनालिसिस आप किस प्रकार करते हो? ब्रजेश जी, मुझे हैरत है कि आपने कहा कि मैं परेशान हूँ। मैं क्यों परेशान हूँ? न मेरा चाचा चुनाव लड़ रहा, न मेरी बुआ लड़ रही है। अरे हेमंत जी, बुरा मत मानो, मैं तो ऐसे ही मजाक में बोल रहा था। मैंने तो वोट दिया, देखिए वोट दिया। और मैंने सवेरे ही भारत समाचार पर सबसे अपील की थी कि लखनऊ वालों, काहिलों की फहरिस्त में एक बार फिर अपना नाम मत जुड़वाओ, उठो, जाओ, वोट करो। आपका चैनल लगातार इस बात का प्रचार प्रसार करता रहा, उसके बावजूद लखनऊ जैसे शहर में, जहां असेंबली है, जहां कानून बनते हैं, जहां नीतियां बनती हैं, जहां पढ़े लिखे लोगों की संख्या ज़्यादा है, जहां राज्य कर्मचारियों की सबसे बड़ी आबादी है, हाँ, और इतना महत्वपूर्ण स्थान है, और हर बार फिसड्डी हो जाता है। पिछली बार मुझे याद है आप लोगों का कैंपेन, खास तौर से भारत समाचार का, ब्रजेश मिश्रा का, उसका बड़ा असर हुआ था। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन ने भी थोड़ा सा इन चीज़ों को बारीकी से देखा नहीं, खाली वो भी अफसरों पर उसी तरीके से आश्रित रह गए जैसे 4.25 साल तक योगी आदित्यनाथ अफसरों पर आश्रित रह गए, अत्यधिक आश्रित रह गए, ओवर डिपेंडेंट रह गए, और जमीन की खबर ही नहीं मिली क्या हो रहा है। अच्छा, संजय निषाद जी आपके मित्र हैं, एक सवाल पूछवा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आपसे ये सवाल पूछा जाए कि वोट कम क्यों पड़े। हेमंत जी बताएं। देखिए, संजय निषाद मेरे मित्र हैं, बहुत जमीन की राजनीति करते हैं, जमीन से यहाँ आए हैं, और अभी बात तो क्या केशव देव मौर्य जी हवा से आए हैं? वो भी जमीन के नेता हैं, आप उनको ऐसे क्यों कह रहे हैं? मैं उन पे भी आऊंगा जी। आपने जिक्र किया संजय निषाद का, मेरे मित्र हैं, और उनका बेटा किसी की कृपा से नहीं बना है सांसद, वो बाकायदा इलेक्शन लड़के चुनाव जीत करके बना है सांसद। भाई ये हुआ, खान साहब को जवाब दिया हेमंत जी ने। साथ बना जी।
लेकिन मैं एक बात बता दूं ब्रजेश जी, बहुत गंभीर बात है। अब जिस चरण में चुनाव बढ़ा है, ये जो छोटे खिलाड़ी हैं, छोटे जिनको मतलब हम कहते हैं जिनके छोटे पॉकेट्स वोट बैंक हैं लेकिन डेसिसिव है, फैसलाकुन है, इनकी परीक्षा है। और आज मैं आपको एक बात बता दूं, मैं काशी गया, मैं प्रयागराज गया, मैंने मोटर वोट नहीं दी, मैंने मछुआरों की हस्तचालित नावली और पूछा कितनी परेशानी, उनका बहुत परेशानी, हमने वोट किसको दोगे, बोल रहे हैं फूल को देंगे साहब। तो इतना तो है कि चाहे राजभर हूं इस अलायंस की ओर से, चाहे संजय निषाद हूं, संजय निषाद के वोट, अपने वोट, जातीय वोट इंटैक्ट रहते हैं। पर उन्होंने सवाल ये आपसे पूछवाया था कि वोट कम क्यों पड़े। वही हाल राजभर जी की है जी, वो ये सवाल पूछवा रहे थे कि वोट कम क्यों पड़े। देखिए ब्रजेश जी, मुझे याद है कि इस हिंदुस्तान की मीडिया कहती है कि जब बदलाव होता है तो बम्पर वोटिंग होती है। तो इसका मतलब अखिलेश यादव जो दावा कर रहे हैं वो सही नहीं है। हम ये बात नहीं कर सकते, हमेशा ऐसा नहीं होता है। देखिए, शहरों में वोट कम पड़े हैं, देहात में वोट कम नहीं पड़े। आप कंफ्यूज कर देते हैं कई बार हेमंत जी कि एक्चुअल में क्या कहना चाहते हो। क्यों? अरे मैं सीधी सी बात नहीं, कह रहा खान साहब भी पड़े मतलब पसपेश में। खान साहब को तो आज खुश होना चाहिए जी। कल अमित शाह जी ने कहा, बसपा के बारे में अच्छे शब्द बोले और ये भी कहा कि अकलियतों का अच्छा खासा वो रहता है और बसपा बढ़िया चुनाव लड़ रही है। तो आज बहन जी ने जवाब दिया ना, कह दिया और उन्होंने कहा कि मतलब ये उनकी महानता है। आज बहन जी ने कहा कि यह अमित शाह जी की महानता है कि उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की स्थिति समझा। अब बाद में सतीश मिश्रा जी ने भी इस चीज को इंडोर्स किया, कहा कि उनको खबर मिली होगी। बहुत शुक्रिया हेमंत जी। एंगल से संजय निषाद जी, मैं आपका बहुत धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं। संजय निषाद जी को किसी आवश्यक मीटिंग में जाना है। संजय निषाद जी, बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े और 5वें, 6वें, 7वें चरण में आपको एक बड़े मुकाबले में शामिल होना है, जहां आपको केशव देव मौर्य भी टकराएंगे और मिलेंगे। अभी तो टीवी पे मिले हैं, अब सामने सामने भी मिलेंगे। बहुत शुक्रिया संजय निषाद जी। केशव जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। वीरेंद्र जी के बाद फिर मैं आपके पास आता हूं आगे की बातचीत के लिए। वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए। वीरेंद्र जी, चौथे चरण का फीडबैक जनता आपसे जानना चाहती है और विश्लेषण को समझना चाहती है। एक बात यह कि जो आज मतदान हुआ है, ये मतदान पिछले बार की तुलना में काफ़ी कम है और लखनऊ तो वैसे भी बड़ा कम रहता है। आज लखनऊ ने फिर निराश किया लोगों को। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम 231 सीटों पर चुनाव संपन्न करा चुके हैं जी। उत्तर प्रदेश में आधे से ज़्यादा सीटों पर चुनाव समाप्त हो चुका है। अब हम 172 सीटें शेष बची हैं जिस पर आगे बढ़ रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। और ये 231 सीटें शायद उत्तर प्रदेश का भविष्य तय कर चुकी होंगी कि सरकार कौन बनाने जा रहा है। लेकिन बड़ी हैरत की बात है ब्रजेश जी कि जिनका आज बूथ पर बस्ता नहीं लगा, ये कह रहे हैं कि हम सीट जीत रहे हैं। ये जो लोग बैठे हैं, जिन लोगों ने ये सोच के बस्ता नहीं लगाया कि हमको वोट कौन देगा, जाने दो बस्ता में खर्चा आएगा, लगाने कोई फायदा ही नहीं। और एक पार्टी ऐसी है कि बस्ता लगाओ चाहे ना लगाओ वोट तो मिल ही जाएगा, बस्ता की जरूरत क्या है। तो ये कहां से जीतेंगे चुनाव। आज अगर आप लखनऊ का चुनाव देखें, राजधानी है, 9 सीटें हैं, तो जहां तक मुझे समझ में आता है कि भाजपा और समाजवादी पार्टी सीधे तौर पर लड़ी है, 1 सीट पर बसपा भी लड़ी है। लेकिन अगर 9 में से आप अधिकतम किसी को सीट देंगे तो समाजवादी पार्टी 2 या 3 सीट पे जीत पाएगी। बाकी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतती नजर आ रही है। बहुत स्पष्ट कह रहा हूं इसलिए कि हम लोग लखनऊ में काम करते रहे और कौन जीतेगा या हारेगा अलग बात है, लेकिन टिकट वितरण से लेके तमाम सारे ऐसे फैक्टर हैं जो बताते हैं कि लखनऊ में लड़ाई सपा और भाजपा के बीच है। बीकेटी हो, मोहनलालगंज हो, मलिहाबाद हो, वहाँ पर बहुजन समाज पार्टी भी कुछ जगहों पर रही, लेकिन शहरी क्षेत्रों में बस्ते गायब रहे इन लोगों के। कांग्रेस कैसे सपना देख सकती है कि लखनऊ सीट जीतेगी, जिसके पास चाय पिलाने वाले लोग नहीं बैठे रहे। तो ये वोट कम पड़ा, कहाँ से जीत जाएंगे ये। लेकिन एक बात मैं आपको कहूँगा
कि ये चरण जो था, ये चरण इस चुनाव में हिंदू और मुसलमान के चरण पर आधारित था। ये चुनाव बहुत बम्पर वोटिंग हुई है लखनऊ में। साफ साफ फर्क, जिसको आप साफ कह सकते हैं, वो फर्क देखा जा सकता है। लेकिन जब आप हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर, उन्नाव चलेंगे, तब वहां पर लड़ाई बहुत कांटे की है। वहां पर त्रिकोणीय लड़ाई भी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जो पिछला प्रदर्शन था समाजवादी पार्टी का और बीजेपी ने जिस तरह से सफाया किया था, शायद इस बार ऐसी स्थिति नहीं रहेगी। इस बार लड़ाई बहुत कांटे की है और बराबर की है। जो लोग 80 और 20 की बात करते थे जी, आज वो भी दिखा। लेकिन आज नहीं दिखे तो आसिम बकार, MIM का अता पता नहीं चला कि बुर्का वाले जो लोग विरोध करते थे कि साहब वो तो पता नहीं कहाँ वोट जाएगा, वो कहते थे नहीं मुसलमान मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो। आज मैंने 5-6 टेलीफोन करवाए वीरेंद्र जी कि असीम वकार जी डिबेट में हैं, वो लखनऊ में हैं, लेकिन सबसे कह रहे हैं वो लखनऊ से बाहर हैं। वही बात है कि वो तो गायब हो गए परदेश से। ये लड़ाई सिमटती जा रही है जी। आज के चरण में अधिकारी शामिल हैं, बड़े बड़े मंत्रियों के नाम शामिल हैं और सरकार की साख शामिल है। चाहे वो टेनी महाराज से लेके लखनऊ में सरकारी जितने भी नौकरी पेशा लोग हैं, ये सब लोग वोट डालते। सरकार ने छुट्टी दी, वोट नहीं पड़ा, कम पड़ा। कोई शुक्ला की चाट खा रहा है, कोई शर्मा की चाय पी रहा है, वोट देने नहीं जाएंगे, लाइन लंबी लगी है। अरे भाई, विधायक चुनना है, गिरगिटान नहीं चुनना है जो हर घंटा रंग बदल दे और वोट देने और पार्टी बदल दे, वोट लगे बेकार चला गया। अरे सरकार चुननी है, आज तो निकलना चाहिए था लोगों को। लोगों ने नहीं, लोग नहीं आपने वोट दिया वीरेंद्र जी? हम लोग बाकायदा वोट डाल कर आए हैं, टाइम निकाल कर वोट डालने गए हैं। अच्छी व्यस्तता में जी। जो देखिए, जो जिम्मेदारी है, अपने मनपसंद की विधायक और सरकार अगर चुननी है तो वोट तो डालना पड़ेगा। आज इस चरण में एक चीज और दिखा, यहाँ गर्मी सर्दी की बात नहीं थी, यहाँ मुद्दा था रोजगार का और पुरानी पेंशन का। ये भी काफी बड़ी संख्या में, चूंकि यहाँ नौकरी वाले लोग ज्यादा हैं, सर्विस क्लास है, मध्यम वर्ग है, विभिन्न जिलों से आए हुए लोग हैं, बहुत सारे लोग किराए पर रहते हैं, बहुत सारे लोग प्राइवेट संस्थानों में काम करते हैं। तो ये सब चीजें यहाँ पर बड़ी महत्वपूर्ण हो गई इस चरण में। 59 सीटें बड़ी ये महत्वपूर्ण है और ये निर्धारित कर देंगी कि प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है। जी वीरेंद्र जी, देखिए जी कंक्लूड करें जी। चुनाव में तो पैसा खूब बांटा जाता है, लेकिन ये पैसा बाद में जनता की जेब भी काटी जाती है। जो लोग पैसे पर, दारू पर प्रभाव में वोट देते हैं, वो बाद में पछताते हैं। हम लोग इस प्रदेश में हैं जहां पर गरीबी है, बेरोजगारी है। गरीबी मिटाने का नारा दिया जाता है, गरीबी मिटी नहीं। गरीबी मिटाने वाले लोग करोड़पति, अरबपति हो जाते हैं। ये इस प्रदेश में चुनाव के समय में लोग भूल जाते हैं। वो जातिवाद पर, धर्मवाद पर, हिंदू मुस्लिम पर वोट दे आते हैं। सावधान रहना है, मनपसंद सरकार चुनना है। तो बस चूंकि समय कम है और आपने कहा है, तो देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी बातों से जो जाहिर है उसे छिपाए कैसे और तुम्हारी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे। तो सच बोलने की जरूरत है, क्योंकि सच से ही जनता का भला होना है। बहरहाल, एक साहित्यकार ने लिखा है कि झूठ की आंधी सच्चाई का दीपक बुझा नहीं सकती, और कोशिश कर ले आग पानी को जला नहीं सकती, और जिसके साथ खड़ी है जनता जनार्दन की ताकत, उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। तो ये लोकतंत्र का आज बड़ा दिन था, उसकी विजय का दिन था। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहनों भाइयों, कू ऐप पर हमने एक प्रश्न पूछा आज के डिबेट को लेकर। प्रश्न ये है कि 4 चरणों का चुनाव हो चुका है, अब 5वें की बारी है, और 5वें चरण में क्या चुनौतियां हैं। तो शैलेश यादव लिखते हैं कि जनता के लिए काम करने वाला ही जीतेगा, क्योंकि मुद्दे जनता खुद तय करती है। उमेश गुप्ता लिखते हैं कि बीजेपी के लिए कोई चुनौती नहीं होगी, और देवेंद्र शर्मा लिखते हैं कि चौथे चरण के बाद की स्थिति क्या बन रही है ये देखना पड़ेगा।
ये जनता की तरफ से ओपिनियन आ रही है। मैं केशव देव मौर्य जी को आमंत्रित करूंगा, महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। केशव जी, अब हम जब 5वें, 6वें और 7वें चरण की तरफ बढ़ रहे हैं और चौथे चरण में ये देख रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है, आपको क्या लगता है कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के मुद्दे, आतंकवाद के मुद्दे, क्या ये काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं फील्ड में? मैं पुरी साहब के बीजेपी के प्रवक्ता जो पुरी साहब हैं, उनकी एक बात से जवाब देना शुरू करूंगा। इन्होंने कहा कि डीएम के, आज लखनऊ डीएम के इन्होंने बुराई की। बुराई नहीं की, सच्चाई बताई। हाँ, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने ही अपॉइंटमेंट किया था प्रेसिडेंट। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी के डीएम या भारतीय जनता पार्टी द्वारा नियुक्त अधिकारी आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नहीं सुन रहे हैं। क्यों नहीं सुन रहे हैं? उसके पीछे कारण है कि अधिकारी मौसम विज्ञानी होते हैं। सबसे पहले अगर कोई पलटता है तो अधिकारी पलट जाते हैं। अधिकारियों को 4 चरणों के चुनाव में ये बात लग गई कि समाजवादी पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत की आ रही है, इसलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात सुनना बंद कर दिया। मैं आपको बताऊं, फर्रुखाबाद में मेरी पत्नी चुनाव लड़ रही थी, सुमन साक्या जी। वहां मैंने एक एक बूथ पर चेक किया और जो शहरी वोट है, जहां व्यापारी वर्ग का वोट है, जो कट्टर भाजपाई है, जो समाजवादी पार्टी को नहीं देना चाहता था वोट, वो बनिया वर्ग वोट देने नहीं निकला है। वो 25%, 24% वोट पड़ा है वहां। और फर्रुखाबाद में मुझे बताया गया कि अगर भारतीय जनता पार्टी 50-50% अगर जीतती हुई दिखती है तो शाम को उनके बुलेट सवार लड़के 40, 50, 100 की संख्या में पूरे शहर में उधम मचाते हैं, जय श्री राम करते हैं, पटाखा फोड़ते हैं। लेकिन सन्नाटा इस बार है जो फर्रुखाबाद में, वो ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई है और वो मान गए हैं कि हम हार गए, इसलिए वो घर से नहीं निकल रहे हैं। और ये पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने को मिला और आज लखनऊ, सीतापुर, हर जगह देखने को मिला। जो कुप्रबंधन है वो इसलिए है कि जो पर्चियां नहीं बटी वो इसलिए है क्योंकि अधिकारी ये जान चुके हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार आ गई। वो मौसम विज्ञानी वो सूंघ लिए हैं कि सरकार आ गई, क्योंकि ईवीएम उन्हीं के पास होती है, चुनाव अधिकारियों के और कर्मचारियों के हाथ में होता है, वो देखते रहते हैं। तो कुल मिलाकर हम यहाँ से शुरू करेंगे। जैसे मैंने एक सवाल किया था कि आतंकवाद और कम्युनल पोलराइजेशन ये हुआ या नहीं हुआ, हिंदू मुसलमान चला या नहीं चला, आतंकवाद चला नहीं चला? इन्होंने कुल करके देख लिया, हिजाब तक की बात करके इन्होंने देख लिया भारतीय जनता पार्टी। इनका एक भी पैंतरा इस बार हिंदू मुसलमान का काम नहीं है। गाय के नाम पर वोट लिया इन्होंने पिछली बार, उसके पहले 2014, 17, 19 में। लेकिन गाय की आज क्या स्थिति है, सबसे छिपी नहीं। आज बीफ विक्रेता हम भारत के लोग पहले नंबर पर पहुंच गए जब हम 7वें नंबर पे थे कांग्रेस के। मतलब अगर उस समय गाय, अगर कांग्रेस के समय में 1 लाख गाय कटती रही होंगी, बीफ बिकता रहा होगा, तो आज 2.5 लाख गाय कट रही हैं। 3 बड़ी बड़ी बीफ की फैक्ट्री बीजेपी के मोदी जी ने दिया। कोरोना काल में जिस तरह जाती हुई, हम कह ट्रेन और बस बंद कर दी गई। ट्रेन और बस बंद करने से कोरोना फैल रहा था। 24 घंटे में लोग अपने घर आ जाते तो कोरोना फैलता। और जब लोग ट्रेन और बस बंद हो गई, ट्रकों में ठूंस कराए, पैदल आए, महीनों चलते रहे, ट्रकों में 15-15 दिन ठूंस कराए, 500 की जगह 5000 रुपए दे के आए, कोरोना नहीं फैला। तो इनकी इन नीतियों से लोग बहुत दुखी हैं और खेतों में सांड घुसे हुए हैं। किसान अगर 1 दिन भी सो जाए, 2 घंटे उसे नींद आ जाए रात में, तो उसका सारा 6 महीने की मेहनत बर्बाद हो जाए। बहुत शुक्रिया आपका। इन्होंने कहा बीजेपी के लोगों ने कि मैं भी चौकीदार, तुम भी चौकीदार, और किसानों ने इन्होंने चौकीदार बना के छोड़ दिया। केशव जी शुक्रिया। थोड़ा इस चरण में मेरे पास वक्त का अभाव है, मैं डिबेट को थोड़ा आगे भी ले जाना चाहता हूं। बहुत शुक्रिया। एमएच खान साहब, आप कितना सहमत हैं केशव देव मौर्य जी की बात से, जो इन्होंने मुद्दे उठाए? नहीं, मुद्दे तो ठीक उठाए उन्होंने, लेकिन पार्टी गलत बता दी ना उन्होंने। ये मौसम वैज्ञानिक है क्या, या मीटर लगा कर बैठे हैं क्या कि समाजवादी पार्टी को वोट मिलेगा? बहुजन समाज पार्टी को नहीं मिलेगा वोट क्या? बहुजन समाज पार्टी के लोग बूथ लेवल बहुजन समाज पार्टी को वोट इसलिए मिलेगा क्योंकि उन्होंने हर वक्त समर्थन कर रही है, इसलिए क्यों वोट मिलेगा? कि जनता के बीच में रहने का काम किया है।
हमने आज तक बहुजन समाज पार्टी ऐसी हम बहन पार्टी जी है कह रहे हैं जिसने भाजपा किसी को के जिताओ, तालमेल नहीं किया है। तो जनता कमजोर मूर्ख है लोग क्या? जो है, अब देखिए आपके बीच में नहीं बोल रहा था, कितनी बेचैनी हो गई आपको। केशव जी शांत रहे, कृपया शांत रहे। देखिए यही मैं कह रहा हूं। हाँ आप बोले, आप बोले। यही मैं कह रहा हूं, आप बोलिए। ये बेचैनी जो है ये इनको ले डूबेगी। ये जो कमजोर आदमी होता है वही बैसाखी का सहारा लेता है। हमारी पार्टी कमजोर नहीं है, हमारी पार्टी बहुत मजबूत है। और बहुजन समाज पार्टी का 10 तारीख को रिजल्ट देखिएगा कि बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आ रही है। ऑलराइट, थैंक यू। नहीं मान रही है। हिलाल नकवी साहब, हिलाल नकवी जी, जी, जिन मुद्दों का जिक्र अभी केशव देव मौर्य जी ने किया, क्या वो मुद्दे वाकई में एग्जिस्ट करते हैं या फिर आतंकवाद, हिंदू मुसलमान, ऐसे मसले ज्यादा हावी हैं चुनाव में? देखिए, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कोशिश की है कि किसी तरह से इस चुनाव को भी कम्युनल बना दें। जैसे पिछली मर्तबा जो है वो कब्रिस्तान शमशान ये आ गया था, वैसे ही एक मर्तबा फिर से हम लोग देख रहे हैं कि इसी तरह के मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आ रही है। ब्रिजेश भाई, हर चीज की एक शेल्फ लाइफ होती है, हमेशा हर मुद्दा के बन जाएगा ये नहीं होता है। डिमिनिशिंग लॉ ऑफ रिटर्न्स हर जगह लगता है और इस मुद्दे का बहुत ज्यादा तेजी से अब हो गया है कि आज की तारीख में हर कोई जानता है कि पिछले 5 वर्षों में किसी प्रकार का कोई प्रशासन, कोई कार्य भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार ने नहीं किया है। और वो सांड जिसने कि 5 साल तक की किसानों की नींद उड़ा के रखी थी, अब वही सांड जो है वो भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ाए हुए। अब ये हम और पूरब की तरफ चलिए और पूरब की तरफ जिस तरह से वो जितना हिलाल साहब शुक्रिया, थोड़ा वक्त का अभाव है, किसी और दिन आप लोग को बाकी टाइम दूंगा तो आप अपनी अन्य बात भी रख लीजिएगा। अमित पुरी जी, क्या तो कह रहे हैं हिलाल नकवी और एमएच खान? देखिए ऐसा है, मैंने फर्स्ट राउंड में भी कहा ना कि आदमी अपने हिसाब से, लेकिन और आज ये तक खिसियाए हुए क्यों बैठे हैं खान साहब? मुझे संतोष इस बात का है कि अभी तक हर आदमी ये बता रहा है पूर्ण बहुमत की सरकार हम 10 मार्च को बना रहे। तो मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि ईवीएम बदनाम ना हो, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, लेकिन वह जनादेश से बनेगी और भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। एक अमित भाई ईवीएम को बारे में बता रहे हैं, धमकी दे रहे हैं? नहीं, हम नहीं दे रहे, हम तो आपसे कह रहे हैं, आप समर्थन कर रहे हो ना, भरोसा है ना, खुलने के बाद तो बदनाम नहीं होगी मुन्नी बदनाम की तरह। कर चुके आप, हाँ 3 बार चर्चा कर चुके ईवीएम। हाँ, इसलिए कि शाम को तबर्रा ना पड़िएगा हुजूर, शाम को 10 मार्च की तबर्रा ना पड़िएगा कि ईवीएम मैनिपुलेट हो गई, ईवीएम मैनिपुलेट हो गई, चुनाव आयोग ये हो गया, ये ना पड़िएगा तबर्रा। अगर दम है तो आज सीना ठोक के कहिए कि 10 मार्च के रिजल्ट पे भरोसा है, कहिए ना, कहिए ना। 10 मार्च की शाम के लिए, हेमंत तिवारी जी, शाम के लिए कहानी। थैंक यू हेमंत तिवारी जी। अब आप अपना विश्लेषण दीजिए कि भाई चौथे चरण में आप क्या देख रहे हैं? देखिए, तीसरे चरण में गठबंधन को कुछ फायदा हुआ था, लेकिन वहां से एक ट्रेंड में बदलाव भी देखा गया है। ये जो यादव मुसलमान वोट एकदम से एकजुट होकर के वोट कर रहे हैं, उसका एक रिएक्शन भी है। और इसका सबसे बड़ा नतीजा आप मैनपुरी के परिणामों में देखिएगा, जहां 2-2 की बराबरी की टक्कर बताई जा रही है, 2 सीट इनकी 2 सीट उनकी, और करहल का आप फर्क भी देखिएगा, इससे परिलक्षित होगा। पर ये केशव देव मौर्य जी तो कुछ और ही स्टोरी बता रहे हैं। आज केशव देव मौर्य जी की बात मैं नहीं जानता हूं क्या बता रहे हैं। आप वीरेंद्र सिंह की बात का एक पॉइंट देखिएगा, मैंने जो बात कही उसका संकेत आपको लखनऊ में दिखना शुरू हो गया और ये आगे बढ़ते जाएगा। मैं बार बार कह रहा था कि एक लोकल पोलराइजेशन होता है, जो स्थानीय लोगों की ग्रुप, जात या समुदाय के नजरियों को देखने के बाद प्रतिक्रिया स्वरूप होता है। ये पहले भी देखा गया है, इस बार यही देखा जा रहा है और बहुत मैटर करने वाला है। फिर भी मैं कहता हूं, अभी तक कांटे की लड़ाई है, बढ़त का चक्र अब शुरू हो गया है, ईस्टर्न यूपी है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका, काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी का बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप सबने अपना अपना समय निकाला, और संजय निषाद जी का भी धन्यवाद कि उन्होंने भी अपना वक्त निकाला। केशव देव मौर्य जी का भी विशेष शुक्रिया कि उन्होंने भी अपना वक्त निकालकर आज की परिचर्चा में सम्मिलित हुए। बहन भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।